आज हम डिस्कस करेंगे सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में डिस्कस करें डिफॉर्मेशंस ऑफ सोइल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा सेटलमेंट्स के बारे में, डिफरेंशियल सेटलमेंट्स क्या होती है, यूनिफॉर्म सेटलमेंट क्या रहती है, टिल्ट क्या रहता है और डिफरेंट कॉल्स ऑफ द सेटलमेंट्स क्या है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेट ऑफ सेटलमेंट्स क्या है और हमारी जो हमारी जो रेट ऑफ सेटलमेंट्स है कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करती है। तो देखते हैं हमारे जो रेट ऑफ सेटलमेंट्स क्या रहेंगी। the time required to produce the time required to produce the time required to produce a certain percentage of a certain percentage of total settlement in the soil layer, total settlement of soil layers is called rate of settlements. Rate of settlement, ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल सेटलमेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ सेटलमेंट्स। यानी कि और टाइम जो हमारे टाइम इन विच सम परसेंटेज ऑफ टोटल सेटलमेंट टेक्स प्लेस इट इज रेट ऑफ द कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ सेटलमेंट्स। मेन इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं किस तरह का जो लोड है, क्या मैग्नीट्यूड है जो लोड लग रहा है, और परमेबिलिटी क्या है सोइल की, थिकनेस क्या है, जो क्ले लेयर्स की थिकनेस क्या है, तो रेट ऑफ सेटलमेंट इन चीजों पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ ड्रेनेज इफेक्ट्स क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ सेटलमेंट्स। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल सेटलमेंट। ठीक है जी, तो टोटल सेटलमेंट के जो जितना टाइम रिक्वायरमेंट रहती है टोटल सेटलमेंट्स के परसेंटेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, रेट ऑफ सेटलमेंट्स। और द टाइम or the time in which some percentage of total settlement takes place, of total settlement takes place is rate of consolidation, is rate of consolidation। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए परसेंटेज ऑफ द टोटल सेटलमेंट इज टर्म्ड एज द रेट ऑफ सेटलमेंट्स। तो अगर मैं बात करूं द फाइनल सेटलमेंट ऑफ सैंड टेक्स प्लेस इज वेरी लेस टाइम एज कंपेयर टू द क्ले सॉइल। तो अगर फाइनल सेटलमेंट्स की बात करते हैं अलग अलग सॉइल्स के लिए, तो सैंडी सॉइल जो रहेगी वो बहुत ज्यादा कम टाइम लेती है, बहुत ज्यादा कम टाइम की रिक्वायरमेंट रहती है सेटलमेंट होने की, और क्ले सॉइल को क्या है, ज्यादा टाइम चाहिए एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल। द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द सॉइल, द फाइनल सेटलमेंट of sand takes place in of sand takes place in very less time, very less time as compared to very less time as compared to clay soil। तो मेन मेजर फैक्टर्स क्या रहते हैं फॉर द परसेंटेज ऑफ टोटल सेटलमेंट्स कि हमारी जो रेट ऑफ सेटलमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो रेट ऑफ सेटलमेंट्स डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड लोड। ठीक है जी,
तो किस तरह का जो लोड है, अप्लाई लोड है, किस तरह का जो मैग्नीट्यूड है लोड का, ठीक है, ये मेजर फैक्टर रहता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ सेटलमेंट्स। और परमेबिलिटी ऑफ द सोइल, परमिएबिलिटी ऑफ सोइल, सोइल की परमेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, यानी कि स्मॉल के से हम डिनोट करते हैं। और मेजर फैक्टर रहते हैं फॉर द मेनली जो डिपेंड करती है रेट ऑफ सेटलमेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड लोड पे, परमेबिलिटी ऑफ सोइल पे, थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर, थिकनेस ऑफ क्ले लेयर्स, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ड्रेनेज, तो नंबर ऑफ ड्रेनेज फेसेस कितनी है, नंबर ऑफ ड्रेनेज फेसेस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये मेजर फैक्टर रहते हैं जिसपे हमारी रेट ऑफ सेटलमेंट्स मेनली डिपेंड करती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाई लोड का मतलब कि हमारे क्या है, मोर द वैल्यू ऑफ अप्लाई लोड फास्टर द रेट ऑफ द सेटलमेंट्स ऑफ द सोइल। तो अगर मैग्नीट्यूड अप्लाइड लोड जो है वो ज्यादा है तो क्या होगा, रेट ऑफ सेटलमेंट्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड द एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज होगा, एंड पोर वाटर डिसअपियर्ड फ्रॉम द वॉइड्स रिजल्टिंग इन द सेटलमेंट्स ऑफ द सोइल। तो मैग्नीट्यूड अप्लाइड लोड का ज्यादा अगर होगा तो क्या होगी, सेटलमेंट्स भी फास्टर होगी। और एक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड, अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड क्या जो वाटर प्रेशर है, पोर वाटर प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वाटर की जो फ्रॉम द वॉइड्स क्या है, डिसिपिएट्स होना शुरू होगा, तो उसकी वजह से क्या है, सेटलमेंट्स भी जल्दी होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, परमेबिलिटी ऑफ सोइल पे मेनली डिपेंड करती है रेट ऑफ सेटलमेंट्स, यानी कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द परमेबिलिटी फास्टर द रेट ऑफ द सेटलमेंट्स। तो रेट ऑफ सेटलमेंट्स भी ज्यादा रहेगी जब परमेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो थिकनेस अगर मैं बात करूं, थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर्स, तो किस तरह की थिकनेस है, अगर मैं बात करूं द रेट ऑफ सेटलमेंट्स मेनली डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ द इम्परमेबल क्ले लेयर। अगर मोर द थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर, मोर इज द डिस्टेंस थ्रू व्हिच वाटरी सोइल मस्ट बी ट्रैवल टू एस्केप आउट, ठीक है। तो अगर ज्यादा लेयर्स हैं तो उसमें वाटर को एक्सपेल होने में टाइम लगेगा, तो रेट ऑफ सेटलमेंट्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेनली डिपेंड करती है थिकनेस भी क्ले लेयर्स को। अंडर द ड्रेनेज फेसेस, तो ड्रेनेज फेसेस भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, कितने नंबर ऑफ ड्रेनेज फेसेस हैं, तो नंबर ऑफ ड्रेनेज फेसेस सराउंडिंग क्ले लेयर्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ सेटलमेंट्स। तो रेट ऑफ सेटलमेंट्स को नंबर ऑफ ड्रेनेज फेसेस जो नियर बाय हमारे क्ले लेयर्स के नियर बाय रहती हैं, नंबर ऑफ ड्रेनेज फेसेस क्या है, तो जिसकी वजह से क्या है, जो उसको वाटर है इन द वॉइड्स वो एक्सपेल हो सके और वो डिसिपिएट हो सके आसानी से, ठीक है। तो ये भी मेन फैक्टर रहता है जो इफेक्ट करता है रेट ऑफ सेटलमेंट्स को, ठीक है जी। तो आगे मैं बात करता हूँ, जब हमारी जो डिफॉर्मेशंस में सेटलमेंट्स ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस, तो कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन जब कैरिड आउट करते हैं तो हमारी जो सेटलमेंट्स हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, तो किस तरह की जो सेटलमेंट्स है कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन की वजह से होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेटलमेंट्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस, ठीक है, तो समझते हैं सेटलमेंट्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट्स हैं क्या रहेंगी, ओके। तो अगर देखिए हमारी जो सेटलमेंट्स होती हैं ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, तो मेन अगर मैं बात करूं द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन इन हिली एरिया एंड प्लेन एरिया हैव इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड्स, ठीक है जी। तो हमारे जो कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस की वजह से बहुत सारी जो, अगर मैं बात करूं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की, मैनीफोल्ड्स की, बिग होटल्स की, तो इनमें कंस्ट्रक्शंस जो होती है चाहे हम हिली एरियाज में करें चाहे हम प्लेन एरियाज में करें, चाहे हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सक्यूएशन करनी पड़ती है
और फार्मिंग पे या फॉरेस्ट की जगह पे हमें इस जो बड़ी बड़ी अगर मैं बात करूं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की, बिग होटल्स की, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की, वो वहां पे हम बनाते हैं, चाहे हम हिली एरियाज में बनाए चाहे हम प्लेन एरियाज में बनाए। तो इससे क्या होगा, तो हमें बहुत ज्यादा एक्सकवेशन की जरूरत पड़ेगी जब हम कंस्ट्रक्शन दिस जो एक ग्रेट एक्सटेंट के हम क्या करते हैं प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं ऑन द सोइल, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक्सकवेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। दिस एक्सकवेशन प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द अर्थ मटेरियल फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से हम जो अर्थ मटेरियल है उसको एक्सकवेट करेंगे, तो इससे क्या होगा, व्हेन द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ द चेंज ऑफ स्ट्रेसेस occur beneath the soil and beside the excavated space। तो इस वजह से क्या होगा, जब हम एक्सकवेशन करते हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस कैरिड आउट करते हैं, तो बहुत ज्यादा लॉट ऑफ एक्सकवेशन करनी पड़ती है। तो लॉट ऑफ एक्सकवेशन की वजह से जो स्ट्रेसेस हैं सोइल की, ऑलरेडी जो स्ट्रेसेस हैं beneath the soil, जो स्ट्रेसेस हैं वो क्या होगी, चेंज होना शुरू होंगी, और जो एक्सकवेटेड स्पेस है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बिसाइड द एक्सकवेटेड सोइल। तो चेंज ऑफ द स्ट्रेस इज रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट्स ऑफ द सोइल, ठीक है। जो स्ट्रेसेस का चेंज होता है ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, ड्यू टू द लॉट्स ऑफ द एक्सकवेशन फॉर मेकिंग द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, बिग होटल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो एक लॉट ऑफ एक्सकवेशंस की जरूरत पड़ती है। तो उससे क्या होगा, जो स्ट्रेसेस हैं beneath the soils वो क्या होंगी, चेंज होंगी, और इस चेंजेस की वजह से, स्ट्रेसेस की चेंजेस की वजह से मूवमेंट हो जाएगी सोइल की। तो मूवमेंट होगी सोइल की तो सेटलमेंट्स आएंगी, ठीक है। तो ये मेजर कारण रहते हैं। कौन कौन से कारण रहेंगे सेटलमेंट्स के, जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस कैरिड आउट करते हैं, तो सबसिडेंस ऑफ द एरिया सराउंडिंग एक्सकवेशन, subsidence the area surrounding excavation, surrounding excavation, ठीक है जी। तो एरिया जो है सबसिडेंस एरिया रहता है जो हमारी सराउंडिंग एक्सकवेशंस पे, तो ये मेजर causes occur होते हैं due to the loads of the excavation for multi-story buildings, big hotels, shopping complex, manifolds and ये important जो प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट जो हमारे कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस कैरिड आउट करते हैं, तो इनकी वजह से क्या है, एक्सकवेशन होने की वजह से जो स्ट्रेसेस में beneath the soil जो स्ट्रेसेस हैं वो क्या होंगी, चेंज होंगी। तो इस चेंजेस की वजह से, स्ट्रेसेस की चेंजेस की वजह से मूवमेंट होती है सोइल की। तो ये कारण मेन इंपॉर्टेंट कारण आते हैं ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, ठीक है। लैटरल मूवमेंट ऑफ सोइल्स, लैटरल मूवमेंट ऑफ सोइल, ठीक है जी। तो लैटरल मूवमेंट्स होती हैं एट साइड्स ऑफ द एक्सकवेटेड ट्रेंच, एट साइड्स ऑफ एक्सकवेटेड ट्रेंच, ओके जी। और अगर मैं बात करूं सेटलमेंट्स की, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस, हीविंग ऑफ सोइल एट द बॉटम ऑफ द एक्सकवेटेड स्पेस, heaving of soil at the bottom of the excavated space, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है अकर्ड होते हैं ड्यू टू द लोड्स ऑफ द एक्सकवेशन, ठीक है। और जब स्ट्रेसेस की वजह से चेंजेस होती हैं beneath the soil और मूवमेंट हो जाती है सोइल की, तो therefore the stability of the every structure situated at in the vicinity of excavated space is endangered, ठीक है जी। तो to prevent the lateral and other movements of the soil, the excavated trench should be properly braced। तो हमारी जो एक्सकवेटेड ट्रेंचेस हम यूज करते हैं, अगर नियर बाय एरिया में क्या है, लोड्स ऑफ एक्सकवेशन की गई है, ताकि हमारे जो स्ट्रक्चर की, हर एक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए हमें एक प्रॉपर्ली एक्सकवेटेड ट्रेंचेस को ब्रेस्ट करना चाहिए, ताकि हमें जो स्ट्रक्चर की डैमेज है या मूवमेंट है सोइल की, जो लैटरल मूवमेंट्स आती हैं उसको
स्ट्रक्चर को इस वजह से बचाया जा सके। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस की वजह से सेटलमेंट्स आती हैं इस कारण से। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं हमारे जो सेटलमेंट्स आती है ड्यू टू द लॉवरिंग ऑफ वाटर टेबल। तो लॉवरिंग ऑफ वाटर टेबल की वजह से भी क्या हो सकती है, सेटलमेंट्स होती हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेटलमेंट्स ड्यू टू सेटलमेंट ड्यू टू lowering of water table। तो वाटर टेबल लॉवरिंग की वजह से क्या हो सकती है, एक्सकेवेशन हो सकती है, सॉरी सेटलमेंट्स हो सकती है हमारे सॉइल मासेस की, और स्ट्रेसेस जो है beneath द सॉइल वो क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, और इसकी वजह से हमारे जो स्ट्रक्चर है वो फेल होते हैं ड्यू टू द सेटलमेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वाटर टेबल की, तो वाटर टेबल लोअर होने की वजह से क्या होगा, द लॉवरिंग ऑफ द वाटर टेबल कॉज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द सॉइल सेटलमेंट। ठीक है, तो अलग अलग केसेस के लिए वाटर टेबल अगर चेंज होता है तो वाटर टेबल लोअर होता है, तो अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग सेटलमेंट्स हो सकती हैं। यानी कि इन केस ऑफ क्ले सॉइल, तो क्ले सॉइल की अगर बात करें तो देयर इज द लार्ज सेटलमेंट, but in the sandy soil no appreciable amount of the settlement take place। तो यहाँ पे क्ले सोइल की बात करें तो वाटर टेबल डिक्रीज होने की वजह से, लोअर होने की वजह से क्ले सोइल में जो एक ग्रेट एक्सटेंट तक क्या हो सकती है, सेटलमेंट्स आ सकती हैं। और एज कंपेयर टू द सैंडी सोइल, तो सैंडी सोइल में इस तरह की जो अमाउंट है सेटलमेंट की वो इतनी नहीं आती है। तो देखिए तो हमारे द मेन रीजन ऑफ द सोइल सेटलमेंट due to the lowering of water table is the increase of effective pressure on the soil। ठीक है जी, तो effective pressure increase होने की वजह से ही मेन कारण रहता है जब हम वाटर टेबल लोअर होता है। ठीक है, तो एट द वाटर एस्केप आउट फ्रॉम द voids pore water pressure decreases। ठीक है, तो pressure the decrease of the pore water increase the effective stresses between the soil given below the original position of the water level। ठीक है, तो इससे होगा क्या, वाटर टेबल की लॉवरिंग की वजह से क्या होगा, अगर वाटर टेबल क्या है डिक्रीज हो जाता है, लोअर हो जाता है, तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज क्यों होगा, उसमें जो वॉइड्स में जो वाटर है वो एक्सपेल होना शुरू होगा, डिसिपेट होना शुरू होगा। तो डिसिपेट होने की वजह से पोर वाटर प्रेशर क्या है, डिक्रीज होगा। इफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस इंक्रीज होने की वजह से सोइल मास क्या होगा, चेंज होगा। तो सोइल मास चेंज होने की वजह से क्या होगा, सेटलमेंट्स आएंगी। ठीक है, तो ये मेजर कारण रहता है, मेन कारण रहता है ड्यू टू द लॉवरिंग ऑफ द वाटर टेबल टू इंक्रीज द इफेक्टिव स्ट्रेसेस ऑन द सोइल। तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस की इंक्रीज होने की वजह से भी सेटलमेंट से जो एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। ठीक है, तो मेजर कारण क्या है वाटर टेबल की, द मेन रीजन ऑफ सोइल सेटलमेंट, द मेन रीजन ऑफ soil settlement is soil settlement due to lowering of water table, due to lowering of water table। तो water table की lowering की वजह से क्या होगा, is the increase of effective pressure on soil, effective pressure on soil। तो ये मेन रीजन रहता है due to the lowering of water table to increase the effective pressure on the soil। तो effective pressure कब increase होता है, क्योंकि as the water escape from the voids pore water pressure decreases। ठीक है, जब वाटर टेबल लोअर होगा तो हमारे जो वॉइड्स में वाटर है वो क्या होगा, escape आउट होगा फ्रॉम द वॉइड्स। तो इससे क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या होंगी, जो ग्रैनुलर सॉइल्स ग्रैनुलर स्ट्रेसेस हैं वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो ग्रैनुलर सॉइल इंक्रीज होने की वजह से जो ओरिजिनल पोजीशन है
हमारे सोइल मास की ड्यू टू द वाटर लेवल, तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो सेटलमेंट्स हैं वो कट होंगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या होता है, हमें पता है इफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेसेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो ये इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं वाटर टेबल की वजह से क्या होगा, सेटलमेंट्स आ सकती हैं। विद द डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, विद द डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर इफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या है, इंक्रीजेस होंगी। तो द इंक्रीजेस इन द इफेक्टिव स्ट्रेसेस ऑफ द सोइल प्रोड्यूस फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन कॉजिंग सेटलमेंट्स। पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हुआ, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेसेस, सॉरी पोर वाटर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी। इफेक्टिव स्ट्रेसेस इंक्रीज होंगी, तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, डिफॉर्मेशंस आएगी, क्योंकि वाटर लेवल की वजह से जो सोइल मास की जो पोजीशन है वो ओरिजिनल पोजीशंस पे नहीं रहेगा, सोइल मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वाटर लेवल की वजह से क्या हो जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस इंक्रीज होती हैं और ओरिजिनल पोजीशन जो सोइल मास की वो नहीं रहती है। वाटर लेवल जो ओरिजिनल पोजीशंस रहती है वाटर लेवल की वजह से, उससे क्या हो, वाटर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो इसकी वजह से क्या हो, डिफॉर्मेशंस आती हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात रहेगी फॉर द सेटलमेंट्स ड्यू टू द वाटर लॉवरिंग ऑफ वाटर लेवल। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ टॉलरेबल सेटलमेंट्स की। तो टॉलरेबल सेटलमेंट्स क्या रहती हैं, एज पर द आईएस कोड। ठीक है, आईएस कोड के अकॉर्डिंग हमारे जो टॉलरेबल सेटलमेंट्स हैं, जिसके बारे में जान लेते हैं, टॉलरेबल सेटलमेंट। ठीक है जी, तो टॉलरेबल सेटलमेंट क्या है, एज द इफ द सेटलमेंट्स ऑफ ऑल द फुटिंग्स ऑफ बिल्डिंग्स इज यूनिफॉर्म। अगर अलग अलग तरह की जो हमारे फुटिंग्स हैं, फाउंडेशंस हैं, स्ट्रक्चर हैं, उनकी जो सेटलमेंट्स होती है यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स होती है, तो इससे क्या होगा, देन देयर इज नो डैमेज टू द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे कोई भी डैमेज नहीं आएगा अगर इवनली क्या होगा, सेटलमेंट्स आ जाती हैं हमारे किसी भी तरह की फाउंडेशंस में। ठीक है, बट इफ देयर इज अ डिफरेंशियल सेटलमेंट्स, अगर द बिल्डिंग वुड बी क्रैक डाउन एंड इवेंचुअली कोलैप्स ड्यू टू द फेलियर ऑफ द फाउंडेशन। ठीक है, तो अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट्स आती हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो फाउंडेशंस में क्रैक्स आएंगे, हमारे स्ट्रक्चर में क्रैक्स आएंगे, इवेंचुअली हमारे जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स भी हो सकता है। ठीक है, और द मैक्सिमम टॉलरेबल सेटलमेंट्स फॉर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एज पर द बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉलरेबल सेटलमेंट्स रहती है एज पर बीआईएस, वो क्या रहेंगी, इसके बारे में जान लेते हैं। एज पर टॉलरेबल सेटलमेंट, एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो बीआईएस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारे जो अलग अलग टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के अकॉर्डिंग, यहां पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, इस तरह की फाउंडेशंस हैं। और टॉलरेबल सेटलमेंट्स क्या है, टॉलरेबल सेटलमेंट देखेंगे। ठीक है, तो टॉलरेबल सेटलमेंट्स में हमारी जो मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट क्या होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, और डिफरेंशियल सेटलमेंट्स भी देखेंगे। टोटल सेटलमेंट यानी कि मैक्सिमम सेटलमेंट कितनी हो सकती है एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और डिफरेंशियल सेटलमेंट्स के बारे में भी हम जानते हैं, डिफरेंशियल सेटलमेंट ये हमारी क्या है, टॉलरेबल सेटलमेंट्स में हम कंसीडर करते हैं एज पर द आईएस कोड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन क्ले, आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन क्ले। तो क्ले पे अगर हम आइसोलेटेड फाउंडेशन बनाते हैं तो इस पे हमारी जो मैक्सिमम टॉलरेबल सेटलमेंट्स है वो कितनी हो सकती है, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। और डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या है, 4 सेंटीमीटर ही है,
4 सेंटीमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर मैं सेकेंडली डिस्कस करता हूँ जो हमारी ओके, तो अगर मैं आइसोलेटेड फाउंडेशन सैंड पे अप्लाई करते हैं, आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन सैंड, तो सैंड पे अगर आइसोलेटेड फाउंडेशन है तो टोटल सेटलमेंट्स जो है अगर 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और डिफरेंशियल सेटलमेंट्स क्या रहेंगी 2.5 सेंटीमीटर। जी एज पर द बीआईएस कोड है, हमारे जो टोटल टॉलरेबल सेटलमेंट्स हैं एज पर द बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले, राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले, ऑन क्ले, तो टॉलरेबल टोटल सेटलमेंट मैक्सिमम सेटलमेंट्स क्या है हमारी 6.5 टू 10 सेंटीमीटर, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं राफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंड, राफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंड, सैंड पे हमारी जो राफ्ट फाउंडेशन है 4 टू 6.5 सेंटीमीटर, 4 टू 6.5 सेंटीमीटर, ये एज पर बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, टॉलरेबल सेटलमेंट्स रहती हैं, ठीक है, मैक्सिमम और डिफरेंशियल, ठीक है जी। तो यहां से 2.5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अलग अलग टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के लिए क्या रहेंगी, ठीक है, ये टेबल हमने डिस्कस किया है। उसके बाद देखिए जो हमारी टॉलरेबल सेटलमेंट्स है, अकॉर्डिंग टू द जनरल प्रैक्टिस द मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट इज लिमिटेड टू 2.25 mm, ठीक है जी। हमारी जो लिमिटेड कितनी है, जो हमारी डिफरेंशियल सेटलमेंट्स है लिमिटेड टू 25 mm यानी कि 2.5 सेंटीमीटर फॉर ए सैंडी सोइल एंड 40 mm फॉर ए क्ले सोइल, ठीक है। तो समटाइम्स द डिफरेंशियल सेटलमेंट्स इज नॉट कंप्यूटेड, ठीक है जी, इट इज टेकन 75% ऑफ द मैक्सिमम सेटलमेंट्स, ठीक है। तो मैक्सिमम एंड डिफरेंशियल settlements of the different types of the buildings as per the BIS of total settlements क्या रहेंगी, ये हमने एक टेबल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है टॉलरेबल सेटलमेंट्स हैं। तो हमारे जो टॉलरेबल सेटलमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं अकॉर्डिंग टू द टेबल, ठीक है। तो ये हमारा जो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल चैप्टर है यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है। हमने वन बाय वन डिस्कस किए हैं। रेट ऑफ सेटलमेंट्स क्या रहती है, सेटलमेंट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस की वजह से सेटलमेंट्स कैसे होती है, और लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल की वजह से सेटलमेंट्स कैसे हो सकती हैं, और टॉलरेबल सेटलमेंट्स क्या रहती हैं अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड।